तो गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी कैंसर एजेंट का काम करता है। जी हाँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंटी कैंसर एजेंट का काम करना, यानी कि जब गामा ओरिजिनॉल का सेवन हम लगातार कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कैंसर जैसे जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें पनपने का मौका नहीं मिलता। गामा ओरिजिनॉल अनेकों प्रकार के कैंसर्स को पनपने से रोकता है। देखिए, कैंसर बेसिकली है क्या? क्यों इससे लोग इतना घबराते हैं, क्यों इतना डरते हैं? हालांकि ये माना जाता है, ये सुना जाता है कि कैंसर के बारे में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मात्र कैंसर ही नहीं, हर एक बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि इलाज करने से बेहतर है कि उसकी रोकथाम कर ली जाए, उसके लिए प्रिवेंशन कर ली जाए। तो कैंसर से क्यों इतना घबराते हैं? क्योंकि कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं मरीज के लिए, और नियर टू डेथ एक्सपीरियंस पेशेंट्स जो हैं वो करते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को बहुत ज्यादा बुरी बीमारी समझा जाता है और बहुत ज्यादा इससे डरा जाता है, इससे बचने की कोशिश की जाती है। देखिए, जो ये समस्या है, ये समस्या किसी को भी हो सकती है, क्योंकि हम सब के शरीर के अंदर, हर एक मानव के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कैंसर सेल्स गहरी नींद में है। हम सब ये जानते हैं कि चाहे कोई बड़ी से बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो या फिर एक आम आदमी ही क्यों ना हो, कैंसर किसी के भी शरीर में उत्पन्न हो सकता है, किसी के भी शरीर में पैदा हो सकता है। हम ये जानते हैं कि नरगिस दत्त जी को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ, ऋषि कपूर जी को लुकेमिया हुआ, और इरफान खान को अपनी बहुत यंग एज में, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर हुआ। और इन सब ने अपने जीवन को खो दिया इस बीमारी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये बीमारी आपके जीवन को लेने के लिए ही आती है। इस बीमारी से बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे सामने नारी शक्ति ने एग्जाम्पल क्रिएट किया है। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे और लीजा रे, ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये समस्या हुई। इन्होंने इस समस्या से फाइट किया, अपने ब्रेन को ट्रेन किया और इस समस्या से जीत हासिल की है। बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं, और इन बीमारियों से इन्होंने खूब जज्बे के साथ लड़ाई करी। तो अगर आपका ब्रेन आपने ट्रेन किया हुआ है, आप मानसिक तौर से समृद्ध हैं, तो इस बीमारी से बचना और इस बीमारी को डील करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कमी सिर्फ यही है कि हमें जानकारी नहीं, हमें नॉलेज नहीं। तो आज मैं आपको वो जानकारी देने आई हूं कि कौन से नेचुरल तरीके हैं जिनको फॉलो करके इस बीमारी को अपने जीवन में पनपने से रोका जा सकता है। अगर आईसीएमआर की मैं बात करूं, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उसका ये मानना है कि भारत में हर एक 8 में से एक व्यक्ति को कैंसर की जो समस्या है होने की संभावना है। हर 8 में से एक व्यक्ति विक्टिम है कैंसर का। और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले 2025 तक इसमें 12% का इजाफा हो सकता है, जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अब बेसिकली कैंसर है क्या, मैं आपको टेक्निकली बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर में कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन इन कैंसर सेल्स में जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ने लगती है, इन कैंसर सेल्स को जब ब्लड की सर्कुलेशन मिलती है, ब्लड की सप्लाई मिलती है, उस समय ये कैंसर सेल्स पनपने लगते हैं। आपके सामने 4 पिक्चर्स हैं। सबसे पहली पिक्चर में सभी सेल्स नॉर्मल हैं। दूसरी पिक्चर में आपको कैंसर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एबनॉर्मल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। जब भी शब्द कार्सिनोजेनिक शब्द का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये रहता है कि ये जो तत्व है जिसके लिए हम कार्सिनोजेनिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तत्व कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है। तो ये जो सेल्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं। जब इन सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूरे जीवन में इन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और ये इसी प्रकार से गहरी निद्रा में हमारे शरीर में रहते हैं, और इसी प्रकार से
कभी पनप ही नहीं पाते पूरे जीवन काल में। लेकिन अगर इनको ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाए तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और मल्टीप्लाई इस तरीके से कि इसे मेडिकल जगत में भी इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ब्लड सप्लाई के प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि जब कार्सिनोजेनिक सेल्स को ब्लड की सप्लाई होनी शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए, अब आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करके आप इस समस्या से अपने आप को, अपने पारिवारिक जनों को, समाज के बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। देखिए, आज की लिस्ट 2 प्रकार की लिस्ट होगी। पहली लिस्ट में उन चीज़ों की चर्चा की जाएगी जो आप सबके कंट्रोल में हैं, जिनको आप बदल सकते हैं, जिनका डिसीजन लेना, जिसकी मैनेजमेंट करनी आप सबके हाथ में है। लेकिन दूसरी लिस्ट वो होगी जो हम सबके कंट्रोल में नहीं है, कि जो चीजें ऐसी हैं कि जो नेचुरली हैपन होनी है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो पहली लिस्ट है जो हम सब के हाथ में है, उसके लिए हम सब लोग अपने आप से वादा करेंगे कि हम सब लोग उन चीजों को जरूर अपने जीवन में बदलेंगे जो चीजें हमारे जीवन में इस गंभीर समस्या को लेकर आ सकती हैं। पहली समस्या, पहला रिस्क फैक्टर है तंबाकू और सिगरेट। भारत में जितने भी लोगों की मृत्यु कैंसर की वजह से होती है, उन सब में से 35% के करीब का हिस्सा मात्र उन लोगों का होता है जिनके अंदर ये कैंसर तंबाकू या फिर सिगरेट की वजह से पैदा हुआ। 35% हिस्सा, यानी कि अगर वो 35% लोग सिगरेट और तंबाकू का सेवन ना करते तो आज ये जो नंबर है ये कुछ और ही होता। इसकी हिस्ट्री में बदलाव हो जाता, कैंसर के मरीजों की गिनती में बदलाव हो जाता। और हैरानी की बात यह है कि हम सब ये जानते हैं कि सिगरेट और तंबाकू हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सीधे तौर पर कैंसर को न्योता देता है, लेकिन फिर भी गली गली में, चप्पे चप्पे पर इन चीजों की बिक्री होती है, इन्हें खरीदा जाता है और हम सब लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये नंबर बदलना है कि हर 8 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है, तो इसे बदलने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। दूसरी बड़ी आदत है शराब का सेवन, अल्कोहल का कंजम्पशन करना। जी हाँ, शराब के सेवन से भी हमारे शरीर में कैंसर पैदा होने के लक्षण पैदा होते हैं। देखिए, मैं आपको टेक्निकल तरीके से बताऊंगी। शराब को साइंटिफिक तरीके में, साइंटिफिक भाषा में एथेनॉल कहा जाता है। एथेनॉल का मतलब शराब। और जब हमारे शरीर में एथेनॉल एंटर करता है, हम शराब का सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाकर ब्रेक डाउन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होकर ये जो हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड अपने आप में कार्सिनोजेनिक हार्मोन है। यानी कि एसिटल्डिहाइड जब हमारे शरीर में रिलीज होता है तो उसका एकमात्र मतलब यही है कि हम अपने शरीर में उस हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं जो सीधे तौर पर कैंसर को पैदा कर सकता है। और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर माने तो ये बात देखी गई है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनके जीवन में, उनके शरीर में बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है कैंसर के पनपने का। तीसरा कारण तीसरा कारण है प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, पैकेट बंद चीजों का सेवन करना, उन चीजों का सेवन करना जिनकी प्रोडक्शन, जिनको पैक महीनों पहले किया जा चुका है। क्या आप अपने घर में बनी हुई मात्र 2 दिन पुरानी सब्जी का सेवन करते हैं? अगर नहीं, तो फिर हम महीनों पहले पैकेट में बंद किए हुए ये खाने पीने की चीजों का सेवन कैसे कर सकते हैं? हम कैसे अपने शरीर में इतनी पुरानी चीज को, जो न जाने कितने दिनों पहले उस डब्बे में, उस पैकेट में बंद की गई है, उसका सेवन कर सकते हैं? ये चीजें सीधे तौर पर हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो बाहर का खाना है,
फास्ट फूड का सेवन हम करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, वो सब भी हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। और ये मात्र आदतें हैं, तंबाकू का सेवन करना, सिगरेट का सेवन करना, शराब का सेवन करना या फिर बाहरी तत्वों का फास्ट फूड का सेवन करना, ये मात्र आदतें हैं, इन्हें हम बदल सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। मैं ये मानती हूँ कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम घर से बाहर होते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता और हमें मजबूरीवश इन चीजों का सेवन करना पड़ता है। उस समय भी अगर आप जरा सा सोचकर, जरा सा रुक कर, थम कर आप देखें तो आपको आपके आसपास बहुत सारे फलों के ठेले मिलेंगे, बहुत सारे जूस की दुकानें मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो आप हेल्दी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से फैसिलिटेट कर दिया गया है, हमारा ब्रेन इस प्रकार से बना दिया गया है कि जब भी हमें भूख लगती है, हम आसपास मौजूद बड़ी-बड़ी फूड चेन्स की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं देखते कि उस फूड चेन तक जाते हुए रास्ते में न जाने कितने फलों के ठेले और कितने नेचुरल चीजों की छोटी-छोटी दुकानों को क्रॉस करके हम उन फूड चेन्स तक पहुंच जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, सोच बदलिए, थोड़ा-सा अपने आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए, विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। और इंडियन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की अगर माने, तो अगर हम मांसाहार का सेवन करते हैं, अगर हम रेड मीट का सेवन करते हैं, तो ये सीधे तौर पर हमारे शरीर में मात्र कैंसर को पैदा करता है। तो कोशिश कीजिए कि प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कीजिए। प्लांट बेस्ड डाइट में बहुत सारे पोषण, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें हमारे जीवन में खाने को मिलती है, जिनसे पोषण मिलता है। हमारे गुरुदेव जेके जैन जी भी हमें अक्सर इस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि हमें प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे रंगों में, बहुत सारे पोषक तत्व हमें इन नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। जो चौथी आदत है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। घर पर आए तो घर में अपनी काउच पर, अपने सोफे पर, अपने बिस्तर पर बैठे हैं, दफ्तर में गए तो वहां पर कुर्सी पर बैठे हैं। ज्यादा चलना फिरना हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हमारे शरीर में, हमारे दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी की कमी है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी होने से भी हमारे शरीर में कैंसर पैदा होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बार बार आप सबको आग्रह किया जाता है कि आपकी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर निकालें। ये 30 मिनट कुछ भी आप कर सकते हैं। इन 30 मिनट में आप वो वॉकिंग कीजिए, सैर कीजिए, जॉग कर लीजिए, थोड़ा तेज चल लीजिए या फिर जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अपने शरीर के लिए इन 24 घंटों में से मात्र 30 मिनट जरूर दीजिएगा। अब ये तो फैक्टर थे जो हमारे हाथ में थे। अब जो मैं लिस्ट में आगे बताने जा रही हूँ, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको जो हमारे हाथ में नहीं है। पांचवा फैक्टर है वायु प्रदूषण। हमारे आसपास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई हैं कि ये पोल्यूशन, ये वायु प्रदूषण हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसके अलावा बड़े बड़े मोबाइल टावर्स हमारे आसपास जो लग रहे हैं, उनके द्वारा भी हमारे जीवन में इस प्रकार की रेडिएशंस आती हैं कि हमारे जीवन में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा चेंजेस इसकी वजह से हो सकते हैं। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप अपने आसपास देख सकते हैं कि वो जो भूरे से रंग की चिड़िया हम देखते थे, जिसका बदन भूरे और सफेद रंग का होता था, छोटी सी होती थी, अब वो चिड़िया हमें दिखने से रह गई है, हम उस चिड़िया को नहीं देख पाते। हमारे आसपास पंछियों की नंबर में बहुत ज्यादा कमी आई है। इसका एक बड़ा कारण हमारे आसपास मौजूद बड़े बड़े मोबाइल टावर्स हैं। अगर पंछियों के ऊपर ये मोबाइल टावर्स की रेडिएशन असर कर सकती हैं, तो मानव शरीर पर क्यों नहीं? मानव शरीर पर भी इनके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर पैदा हो सकता है। देखिए, ये वायु प्रदूषण, ये रेडिएशंस, शराब का सेवन करना,
मांसाहारी होना या फिर फास्ट फूड का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, इन सब चीजों की वजह से हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स की चर्चा हम ऑलरेडी डे 2 पर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि एनर्जी पैदा होती है और एनर्जी की साइड प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये जो ऑक्सीडेंट्स हैं, ये अपने आप में एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक है। जिस प्रकार से हमारे सेल्स के ऊपर अटैक अमेज़न पे करते हैं, पर हमारे सेल्स को 500 रुपए डैमेज करते प्राप्त हैं हुए। और हमारे सेल्स को डेड कर देते हैं, ये हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पैदा करते हैं, जो कि सीधे तौर पर कैंसर पैदा करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। छठा फैक्ट है वायरसेस। जी हाँ, हमारे आसपास आने वाले मिलने वाले अलग अलग नए नए वायरसेस, जिनका हमें प्रिवेंशन का नहीं पता, कहाँ से पैदा हो रहे हैं यही नहीं पता, इसका इलाज क्या करना है ये नहीं पता, और किस प्रकार से इससे बचना है ये नहीं पता। ये वायरसेस हमारे जीवन में जानलेवा कैंसर्स को पैदा करते हैं, और ये वायरस फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में भी हमारे जीवन में हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज कीजिए हेपेटाइटिस सी भी एक वायरस है। हेपेटाइटिस सी का संक्रमण होने से हमारा हेल्दी स्वस्थ जो लीवर होता है, वो धीरे 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 सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है, और ये लीवर सिरोसिस हमारे शरीर में यानी कि लीवर के कैंसर की तरफ बढ़ा देता है। ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जो वायरसेस हैं, ये भी हमारे शरीर में कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को पैदा करती हैं। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टर्स की चर्चा करें, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स का सेवन करें, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे अपने वेदों पुराणों ने हमें बताया है कि किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हम इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सातवां फैक्टर है हमारे शरीर में मौजूद इन्फ्लामेशन, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, और उस दिन भी जिस दिन आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाई गई थी, उस दिन भी बताया गया था कि इन्फ्लामेशन में हमारे कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने की क्षमता होती है। इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये हमारे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर परिणाम ना लेकर आए, बेहद जरूरी है कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। जैसे कि हम अपनी रोजाना की दिनचर्या में हम हल्दी का, अदरक का, लहसुन का सेवन कर सकते हैं। तो टोटल ऑन द होल हमने ये जाना कि कैंसर को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, फ्री रेडिकल्स ना हो, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा बड़ा पैरामीटर है इन्फ्लामेशन होना। अगर हमारे शरीर में सूजन है, तब भी हमारे शरीर में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हमें अगर इस कैंसर से बचना है, तो हमें किसी ऐसे तत्व की जरूरत है जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट हो, और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट भी हो। हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट और कोई नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। इसके बारे में चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे, और मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को बताते हुए कि एक ऐसा तत्व जो वाकई में हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को पनपने से रोक सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चे जिस तत्व के हैं, गामा ओरिजिनॉल, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट अब हमारे भारत में प्रोड्यूस होने लगा है, मैन्युफैक्चर होने लगा है। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एंटी कैंसर एजेंट है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स का सेवन करने से हमें राइट डोजेज ऑफ 300 mg प्रतिदिन मिलता है, और ढेरों रिसर्च पेपर्स हैं, ढेरों रिसर्च स्टडीज हैं, जिनमें ये बात साबित होती है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोलोन कैंसर के अलावा और अनेकों कैंसर्स को पनपने से रोकता है। अगर गामा ओरिजिनॉल का नियमित सेवन किया जाए, तो बहुत सारे कैंसर्स को पनपने से रोका जा सकता है। कैंसर की चर्चा हो और डॉक्टर राहुल भार्गवा का नाम ना आए,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, डॉक्टर राहुल भार्गवा ने भारत में एक मुहिम छेड़ रखी है, एक अभियान चला रखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। डॉक्टर साहब समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिनमें समय समय पर गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा भी की जाती है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि भारत के नामचीन कैंसर एक्सपर्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में कार्यरत हैं, उनका गामा ओरिजिनॉल और कैंसर के संदर्भ में क्या। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancer if taken for a long period. How does it act? It आवाज नहीं आ रही है मैम। cells to grow. आवाज नहीं है। जी मैम, साउंड नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर राहुल भार्गवा ने ये कहा कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एनके सेल्स और टी सेल्स को बड़े ही विचित्र तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिसको समझ पाना मुश्किल हो गया है कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर में एनके सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करने के बाद ये एनके सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स हमारे शरीर के कार्सिनोजेनिक सेल्स को रिड्यूस डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जो हमारे कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई जाने का जो प्रोसेस होता है, जिसे एंजियोजेनेसिस कहा जाता है, उस प्रोसेस को काटने की क्षमता गामा ओरिजिनॉल में है। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि गामा ओरिजिनॉल को अगर लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर्स को ये पनपने नहीं देता। आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग अपनी डाइट में, अपने भोजन में, अपनी थाली में गामा ओरिजिनॉल को हिस्सा बनाइए, इस थाली में इसको जगह दीजिए। और जी हाँ, हर एक भारतीय जो कि कैंसर से बचना चाहता है, क्योंकि कैंसर सेल्स हम सबके शरीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, और हम प्रिवेंशन करके ही, रोकथाम करके ही हम इस कैंसर सेल्स को पनपने से रोक सकते हैं। तो